चलो बच्चों, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, बट इन सम पार्ट एक पोर्शन इसका इलस्ट्रेशन का बाकी है और एक पोर्शन उसका एक्सरसाइज का बाकी है। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.1। अभी आपको टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का कॉपी आपके पास रखना है। इन सीक्वेंस हम सारे इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे और सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक इज मस्ट नाउ बिकॉज आई कुड नॉट राइट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। ओके, क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ूंगा और आपको आंसर्स यहाँ से कॉपी करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस सिंपल हैं जो शायद एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। इस मेटल स्फीयर को आप चार्ज कैसे करोगे विदाउट टचिंग इट। तो ये जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग स्टैंड, उसके ऊपर ये कंडक्टर है। तो इसको हमें चार्ज करना है विदाउट टचिंग। मतलब आपको पता चल गया मेथड ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्फीयर के पास नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, प्लास्टिक रब्ड विथ फर, डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे हम इसको नजदीक रखेंगे, ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, रिपेल होंगे, और प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि प्रोटॉन फिक्स होते हैं। अट्रैक्शन तो लगता है प्रोटॉन के ऊपर, वो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज हो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच सकते क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। सपोज इसमें 100 इलेक्ट्रॉन एंड 100 प्रोटॉन थे। ये सिर्फ नंबर समझने के लिए, एग्जाम में मत लिखना। अब 100 में से सपोज 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। अब 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता था, लेकिन ये पॉजिटिव ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। ये नेगेटिव ने क्या किया, रिपेल किया। और ये नेगेटिव ने इसको क्या किया, रिपेल किया। मतलब राइट में भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में भी फोर्स लग रहा है। जब ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिनको पहुंचना था वो बॉर्डर पे पहुंच गए। अब अगर हम इसको ग्राउंड अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, देखिए आप ध्यान से, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप हमारा ये है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अगर अर्थिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल जाएगा बाहर जाने का। तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ इज अ कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। इसलिए घर पे भी अर्थिंग करते हैं। क्लियर, घर पे अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई जैसे कि फ्रिज है, इसका मेटल बॉडी है, अगर अर्थिंग नहीं किया है, अर्थिंग मतलब मेटल बॉडी का पार्ट एक अर्थ के साथ, एक वायरिंग ऐसा होगा जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा। अगर कहीं पे कोई सर्किट में लीकेज हो गया और ये मेटल बॉडी में चार्ज चला गया, तो अगर अर्थिंग नहीं होता और आप उसको टच कर लेते तो वो चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो होता। क्लियर, एंड यू एक्सपीरियंस, यू फील शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर ये अर्थिंग है तो ये चार्ज यहीं से जाएगा। आप बोलोगे साहब चार्ज यहाँ से क्यों जाएंगे, जब हम टच करेंगे तो हमारी बॉडी से भी जाएगा। हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस वायर, इसलिए लो रेजिस्टेंस में से चार्ज प्रीफर करेगा फ्लो होने के लिए। तो ये चार्ज यहाँ से अर्थिंग में चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में चले जाएंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी यहाँ पे रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी डिस्टर्ब है। जैसे ही हम ये रॉड हटा लेंगे, सबसे पहले तो ये अर्थिंग निकालेंगे। रॉड पहले हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे अर्थ में से, ये याद रखना। तो सबसे पहले हम ये अर्थिंग मिटा देंगे।
अभी भी रॉड वहीं रखेंगे, अर्थिंग मिटा दिया, अर्थिंग हटा दिया, बराबर, ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब रॉड हटा देंगे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 94, प्रोटॉन कितने हैं 100। जैसे ही आप रॉड हटा दोगे फ्री कौन हो गया इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कैसा है कम, इसलिए चार्ज कैसा दिखेगा आपको पॉजिटिव। प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये याद रखना। तो इस तरह से हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, क्लियर, विदाउट टचिंग विथ एनी चार्ज द बॉडी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये चार्ज द बॉडी है, अगर ये नहीं होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, उसका ये प्रोसेस है, ये हमने ऑलरेडी चार्जिंग बाय इंडक्शन में पढ़ा था। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। एग्जाम्पल 1.2, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन बॉडी के बाहर चले गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10⁹, और चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो एक सेकंड में इतना कूलम चार्ज बॉडी के अंदर जनरेट होता है। एक सेकंड में हमें कितना चार्ज जनरेट करना है, बोलिए 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के लिए इतना चार्ज एक सेकंड में बॉडी के बाहर फ्लो होता है, बॉडी पे जनरेट होता है, क्लियर। बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बॉडी कैसी बनेगी पॉजिटिवली चार्ज, बराबर। चार्ज की फॉर्मूला क्या है एनी, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई बाई ई। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बॉडी कैसा बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी हमें 1 कूलम चार्ज जनरेट करना है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9। 1/1.6 आप कैलकुलेटर में करना, 0.625 आएगा, -10 और ये 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड, आप वेरीफाई कर सकते हो। इसको आप ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जनरल नॉलेज है, आप ये खुद कर लेना। नियर टू 198 ईयर आएगा, नियर। देखिए बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले एक सेकंड में, इतने इलेक्ट्रॉन निकले, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता तो बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट होता, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता तो बॉडी के ऊपर इतना चार्ज जनरेट होता प्लस, तो अगर n इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज जनरेट होगा, बोलो n इंटू ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, क्लियर और नॉट। तो इतना चार्ज बॉडी पे जनरेट होता है एक सेकंड में, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बॉडी में से बाहर निकल गए, क्लियर। सिमिलरली देखिए आगे, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब किसी के घर पे कप छोटा होता है, किसी के घर पे बड़ा होता है, तो ये वाहियात सवाल है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एस्टिमेशन से होगा, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं ला सकते। कोई बोलेगा कप में 100 ग्राम पानी रहता है, कोई बोलेगा नहीं सर मेरे घर पे तो 250 ग्राम पानी रहता है, कोई बोलेगा नहीं सर मेरे घर पर 200 ग्राम पानी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 में हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो लेट अस assume that in a cup of water there is 250 gram of water. According to textbook solution, let us take 250 gram of water. Water मतलब H2O. 16 and 2 18. Clear? 16 and 2 18. 18 gram per mole. ये इसका मोलर मास है, मतलब 18 ग्राम में कितने मोलेक्यूल्स होंगे, Na मोलेक्यूल्स होंगे, क्लियर। तो 250 ग्राम में कितने मोलेक्यूल्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वाटर मोलेक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इन 1 cup of water
approximately total number of molecule in 1 cup of water means 250 gram of water. कितना लेंगे हम बोलिए, Na into 250 डिवाइड बाय 80, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल. अब एक मोलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8. अरे भाई 8O16, क्लियर, 8 प्रोटॉन होते हैं. और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पर H2 है इसलिए 2, तो प्रोटॉन कितने होते हैं 10, एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलिए 10. तो 1 मोलिक्यूल of water contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, 2 hydrogen and 1 oxygen. So कितने प्रोटॉन कितने होंगे, 8 and 2 10 प्रोटॉन and 10 इलेक्ट्रॉन. क्लियर और नॉट. तो देखिए एक मोलिक्यूल का चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज कितना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि एज अ होल इट इज अ न्यूट्रल. तो पॉजिटिव चार्ज कितना, एक मोलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज कितना, एक मोलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज कितना बोलिए -10. क्लियर. कितने मोलिक्यूल है बेटा बोलो, इतने मोलिक्यूल है 250 ग्राम वाटर में. खुद कर सकते हो ना कितना चार्ज. ई की जगह क्या रखोगे, ई की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये 1 मोल का है, केमिस्ट्री पढ़ा है ना. 18 ग्राम में Na मोलिक्यूल, तो 250 ग्राम में कितने. इस तरह से एक मोलिक्यूल में इतना पॉजिटिव चार्ज, इतने मोलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज. हमें कप के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, प्रोटॉन में, और नेगेटिव चार्ज किस में होगा, इलेक्ट्रॉन. तो एक मोलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है पर H2 इसलिए 2, तो 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन. जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर. तो इस तरह से आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव चार्ज का वही नेगेटिव चार्ज का वैल्यू होगा, एक प्लस एक माइनस. ठीक है ना, वैल्यू सेम हो. तो ये कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान थे. ठीक है, जनरली आप याद रखना कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन किसके बीच होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच. एंड रिपल्सिव इज बिटवीन टू लाइक चार्जेस. तो जनरली अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव से बताते हैं एंड रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव से बताते हैं. ये याद रखना, ये कंसेप्ट है. अगला सवाल क्या है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ. कूलम्स लॉ क्या था, K(Q1 Q2 by R². क्लियर. एंड K की जगह हम 1/4πε0 भी डाल सकते हैं. क्लियर. ε0 का वैल्यू क्या था, K का वैल्यू क्या था, आपको याद है ना, K अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 to the power 9. Is that clear? अब यहाँ पे ε0 का वैल्यू 8.85 10 to the power -12. ε0 का यूनिट मैंने लिखवाया था कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. और K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैसे तो 8.9 समथिंग होता है, पर आप 1/4 K मतलब 1/4πε0 9 into 10 to the power 9. क्लियर. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू आप डाल सकते हो अप्रोक्सीमेट. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 by r². G की वैल्यू याद है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ किलोग्राम का स्क्वायर. क्लियर. तो ये चीज आप ध्यान रखना. तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, पहला, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर 2 प्रोटॉन्स. तो देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है. हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो मैंने क्या बताया अभी कि अट्रैक्टिव फोर्स को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऐसे हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव साइन हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा. ठीक है ना. तो 9 into 10 to the power 9. क्लियर. इलेक्ट्रिक फोर्स, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम ही है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो.
डिवाइड बाय आर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? डिस्टेंस दिया है नहीं दिया है, हमें तो कंपैरिजन करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन में तो आप रेशियो ले लो, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा बोलिए, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, Gm1 M2, इतना आएगा। ठीक है ना। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, कट हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से Q1 Q2 मतलब यहाँ तो ई स्क्वायर ही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Gm1 M2। अब देखिए M1 में कौन है, प्रोटॉन, M2 में कौन है, सपोज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना 1.6 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब ये रेशियो फाइंड करना है, तो ई क्या है, 1.6 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिख देते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है ना। फिर जी के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 1/this। क्लियर, नीचे मत डाल देना इसको। जी क्या है, 6.67 10 टू द पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 आंसर। इसका यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ 246, इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है। तो ये मजदूरी है, आप खुद कर सकते हो। क्लियर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 1.4, राइट। सो कंपेयर टू फोर्स, दिस रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा क्या है, फॉर टू प्रोटॉन्स। तो दो प्रोटॉन के लिए रेशियो क्या होगा, फर्क क्या कहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। दोनों एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो ऐसा होगा केस 1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए होगा। अब सेकंड, अगर एक प्रोटॉन है, सॉरी दोनों प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होगा, ई स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। सिर्फ यहाँ एम की जगह कौन आ जाएगा, एम पी, मतलब एम पी का स्क्वायर। तो एम पी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड इफ यू फाइंड आउट दिस रेशियो, इट टर्न्स आउट टू बी 1.3 into 10⁻36। क्लियर। तो दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो है। यहाँ भी मास ऑफ क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, यहाँ भी मास ऑफ क्या आएगा, प्रोटॉन, मतलब mp का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, mp का स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, gmp स्क्वायर आएगा। ओके, रेशियो लेंगे तो ये r स्क्वायर कट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि estimate the accelerations of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction. Okay, estimate the acceleration. So what is mutual attraction between two electrons, two protons, or electron and proton? जितना फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, जितना फोर्स दो प्रोटॉन के बीच लगता है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच लगता है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू कैसा है, सेम। अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू रख देते हैं 1.6 10 टू द पावर -19, ये भी उतना ही, दोनों सेम है वैल्यू दोनों का। डिवाइड बाय डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 10⁻⁻10 मीटर उसका स्क्वायर। तो 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 10 टू द पावर 9 -38 -20
तो इस तरह से इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू इट टर्न्स आउट टू बी 2.3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन में गलती नहीं किया है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10⁻10 का स्क्वायर सही है, ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच, जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही प्रोटॉन पे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्ब्स लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर और नॉट। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखिए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है पर दोनों का मास कैसा है, अलग अलग, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसा होगा बोलो, अलग अलग। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, क्लियर, ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 10⁻⁻27 मास, नॉट चार्ज। एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 9.1 इंटू 10⁻, क्या आएगा -31। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम पास हम नहीं करेंगे, फालतू क्वेश्चन से, ठीक है। और एक तो क्या आपको आदत है ना कि सर सब कुछ बताए, सर सब कुछ पढ़ाए, तो इसलिए उस मिशन पे चले हैं। बाकी फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर वेरी बोरिंग क्वेश्चंस, ये आप खुद पढ़ सकते थे टेक्स्ट बुक में से, पर आपने नहीं पढ़ा और फ़ोन करके बताते हैं कि सर इलस्ट्रेशन कब पढ़ाओगे। मैंने सोचा भाई पढ़ा देंगे, पढ़ा ही देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल 1.5 बहुत बड़ा है क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन, मुझे पता है क्या है, आप टेक्स्ट बुक में से पहले क्वेश्चन रीड कर लो, वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन रीड कर लो, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread, ठीक है। Another charge sorry another charge the metallic sphere, ओके, उसको इंसुलेटिंग हैंडल से हमने होल्ड करके रखा। सपोज इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू डैश है, सेपरेशन दोनों के बीच आर है, तो फोर्स लगता है के क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। के की जगह 1/4πε0 डाल सकते हैं, ठीक है ना, के की जगह 1/4πε0 डाल सकते हैं। अब क्या किया कि हमने दो स्फीयर लिए, सी एंड डी, ऑल स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। ए को सी के साथ कनेक्ट किया, बी को डी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये कनेक्शन करने के बाद अलग किया, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा, तो ए के ऊपर चार्ज कितना बचा Q/2, सी के ऊपर भी चार्ज कितना बचा Q/2, डी के ऊपर चार्ज कितना बचा बोलो बच्चों Q'/2, और डी के ऊपर भी कितना बचा Q'/2। नाउ दे आर सेपरेशन, कितना किया सेपरेशन, पहले कितना था 10 था और बाद में कितना है 5 है। पहले सेपरेशन 10 था, ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था, आर इज 10 सेंटीमीटर, एंड अब सेपरेशन जो है आर डैश दैट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब हम यहाँ पे ऐसा 5 10 लिखने से हम ऐसा भी कर सकते हैं r/2 बिकॉज इट इज 5। चार्ज कितना हो गया Q/2, Q'/2, क्लियर। तो अब फोर्स कितना लगेगा बोलो 1/4πε0, ये Q/2, ये Q'/2। वैसे तो यहाँ हमें 10 और 5 डालना है, और मैं r डैश की जगह r/2 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये फोर्स पहले जितना ही लगेगा, क्लियर। देखिए ये 2 2 4, ये 2 2 4 कट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा सेम एज, बोलो पता चला नहीं चला, मतलब एफ डैश एंड एफ की वैल्यू कैसी होगी सेम, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इजी। देखिए पहले ए और बी थे, सी और डी कैसे थे अनचार्ज्ड थे, अब सी और डी अनचार्ज्ड थे बराबर, तो ए और बी उनको सी और डी के साथ कनेक्ट किया गया, कांटेक्ट में ला गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यहाँ Q/2 चार्ज, यहाँ Q/2 चार्ज, यहाँ Q'/2, यहाँ Q'/2।
अब ए और बी को पहले 10 पे रखा था, 5 पे, मतलब पहले आर पे रखा था, आर बाई 2 पे। तो पहले चार्ज क्यू और क्यू डैश था, बाद में क्यू बाई 2 क्यू डैश बाई 2 हो गया। सर सी और डी कहाँ गया, ऐसा क्वेश्चन मुझ पूछना। तो सी और डी को ए और बी के साथ रिस्पेक्टिवली कॉन्टैक्ट में लाने के बाद पिक्चर से गायब हो गए। अब बचा कौन, ए और बी ही। तो कहीं होंगे सी और डी आजू बाजू पड़े होंगे, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.5, ठीक है ना, इजी है, टेक्स्ट बुक में से सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ एग्जांपल 1.6 देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी आ रही है, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल 1.6 में क्या है, एग्जाम्पल 1.6 ये तो किया हुआ है। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each of equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L। देखिए Q Q Q, it is Q1, Q2, Q3 at the vertices of side L, ठीक है। अब क्या है, what is the force on charge Q, what is the force on charge Q which is placed at the centroid, okay, it is equilateral triangle। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सपोज ऑल आर लाइक चार्जेस, तो सबके बीच क्या होगा, रिपल्सन। ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं आर आर आर, बिकॉज इट इज सेंट्रॉइड। तो हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। अब यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, फर्स्ट नंबर का चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा था उसको मैं सिंबॉलिकली बोलता हूँ F1, ये भी रिपल्सन होगा F2, और ये भी रिपल्सन होगा F3, ठीक है। ये सभी के बीच एंगल क्या है, 120, और सभी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये सभी चार्ज का वैल्यू सेम है, तो दे इक्वली रिपेल दिस क्यू। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये रिपेल करेगा, उतना ही ये रिपेल करेगा, और ये एंगल 120 हो जाएगा। तो अगर 3 वेक्टर्स और हर एक वेक्टर्स के बीच एंगल 120 है, सबका मैग्नीट्यूड सेम, तो उनका एडिशन समेशन क्या होगा, 0। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो ये एंगल हो जाएगा 30, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो F1, F2 एंड F3 ये तीनों का वैल्यू सेम है, K मतलब 1/4/0 Q Q बाय R², वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग है। अब सपोज मैं इसको x एक्सिस ले लूं और इसको मैं y एक्सिस लेती हूँ, as shown in figure, and O is the centroid is at origin of this Cartesian coordinate system। तो F2 क्या होगा, F2 का x कंपोनेंट क्या होगा, F2 cos 30, क्लियर। एंड F2 का y कंपोनेंट क्या होगा, बोलो। F2 का y कंपोनेंट F2 sin 30, ठीक है, क्लियर और नॉट। सिमिलरली F3 का x कंपोनेंट क्या होगा, बोलो। F3 cos 30, बट इट इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन, सो माइनस। एंड 3 का y कंपोनेंट क्या होगा, F3, क्लियर, sin 30, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका x कंपोनेंट इधर होगा, y तो इधर ही होगा, इसका x कंपोनेंट इधर होगा, y इधर होगा, क्लियर। F1, F2 एंड F3 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज से F। मैग्नीट्यूड को सपोज हमने F बोल दिया, तो यहाँ पे हम F2 की जगह F भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, एंड F1 का x कंपोनेंट है ही नहीं, बिकॉज इट इज 100% इन नेगेटिव y डायरेक्शन, विच इज माइनस F1, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा, तो सभी के x कंपोनेंट को ऐड करो, ये कट हो जाएगा, क्लियर। एंड रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट, सभी के y कंपोनेंट को ऐड करो। अब F2, F3 एंड F1 ऑल आर इक्वल, तो हम F2 sin 30 हाफ माइनस F1, क्लियर और नॉट।
अब देखिए F2 और F3 की जगह F1 डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सभी का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो क्या आ गया, फोर्स का y कंपोनेंट भी 0 आ गया, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज 0। क्लियर? तो नेट फोर्स 0 लगेगा। क्लियर और नॉट? तो आप ये 1.6 भी आप अच्छे से देख सकते हो। नाउ 1.7 हम देख लेते इसमें ही। देखिए 1.7 आसान सवाल है वैसे। 1.7 खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हो, ये आसान था ना? बिल्कुल। देखिए 1.7 क्या है? 1.7 में कंसीडर 3 चार्जेस Q, Q and माइनस Q, Q, Q and माइनस Q। पहले भी आपने ऐसा थ्योरी वीडियो में देखा है। क्लियर? अगली वीडियो Q, Q and माइनस Q। क्या चल रहा है यहाँ पे अभी? Placed at the vertices of an equilateral triangle, what is the force on each charge? Okay, figure is given to you. This is A, this is B, this is C. What is the force on each charge? चलो ये चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है, तो A और C के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C। E और B के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, अट्रैक्शन। जितना ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ये होगा। ये 60 डिग्री है, ये एंगल 120 होगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा ये रिजल्टेंट फोर्स। और ये डायरेक्शन जो है वो CB को पैरेलल होगा। डायरेक्शन किसको होगा? BC को पैरेलल होगा, CB को पैरेलल होगा। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स, अगर हम यहाँ पे फोर्स ऑन दिस चार्ज केप्ट एट A, उसको F1 बोलते हैं। FAC का जो मैग्नीट्यूड होगा वही FAB का मैग्नीट्यूड होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? L L एंड L, K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर। FCA एंड FAB, FAC एंड FAC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, ये एंगल 120 है, एंगल कितना है? 120। तो F1 वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ A FAC प्लस FAB। क्लियर? देयरफॉर F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो बच्चों, रूट ऑफ FAC स्क्वायर FAB स्क्वायर प्लस 2 FAC FAB कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा इसलिए चार्ज को साइन के साथ नहीं लिखा। FAB का वैल्यू तो उतना ही होगा ना जितना ये वैल्यू फोर्स का। क्लियर? ये Q है, ये माइनस Q, मतलब जितना इनके बीच अट्रैक्शन होगा उतना इनके बीच रिपल्सन होगा। मतलब फोर्स की वैल्यू तो सेम होगी, एक रिपल्सन होगा, एक अट्रैक्शन। ठीक है? अब दोनों की वैल्यू सेम है तो cos 120 क्या होता है? माइनस हाफ, या माइनस हाफ रखना, 2 कट माइनस यहाँ आ जाएगा। और जहाँ जहाँ FAC है वहाँ वहाँ FAB भी डाल सकते हैं। क्लियर और नॉट? या FAB की जगह FAC डालो, दोनों में से एक करो। ये 2 है, ये FAC की जगह FAB, और FAB ऑलरेडी है, और ये माइनस ऑफ, ये 2 कट हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा। आंसर क्या आएगा? FAB क्या आएगा? FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। क्लियर और नॉट? और डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी? तो F1 वेक्टर, टेक्स्ट बुक में जो डायरेक्शन लिखा है उन्होंने R1 कैप लिखा है। तो R1 कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग CB। F1 वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये वेक्टर लिखा तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। R1 कैप, व्हाट इज R1 कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ CB। मतलब इसलिए इसके बाजू में हमने R1 कैप लिखा। ये जिस डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पे R1 कैप इसको लिख दिया, तो R1 कैप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग CB। इज दैट क्लियर? C to B इस क्लियर से। सिमिलरली आप इसके ऊपर फोर्स फाइंड करोगे B के ऊपर, तो B को C क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये भी क्या करेगा? बोलो, अट्रैक्ट। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। माइनस Q यहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, मैंने गलत कर दिया है।
चलो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व कर देना, ठीक है ना, एक ही बात है, फिगर को घुमा देना, ठीक है, कि सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक जैसा। यहाँ माइनस क्यू है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू और ये क्यू के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और इनके बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। फिर भी एंगल क्या बचेगा, 120। कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। F1 की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी बोलो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो जाएगा, करेक्शन किया टेक्स्ट बुक जैसा, नहीं तो आप क्या डर जाते हो वापस, इस सब में क्या फर्क है, ये 120 है, ठीक है। अब R1 कैप जो है वो हम इधर बताएंगे, BC, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे ही जाएगा 60 डिग्री, क्यों यहाँ से 60 होगा, मतलब पैरेलल टू BC, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू कैसा है, सेम, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कोई फर्क आने वाला नहीं है। R1 के अब क्या लिखेंगे, अलोंग BC। इसके ऊपर अगर फोर्स फाइंड करना है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस अट्रैक्ट, और पॉजिटिव क्या करेगा बोलिए, रिपेल। अगेन एंगल क्या हो गया, 120, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ, और R1 कैप की जगह R2 कैप डाल देंगे, विच इज अलोंग AC, क्लियर। और इसके ऊपर फोर्स ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। देखिए इसका कैलकुलेशन बिल्कुल इसके जैसा होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू फोर्स इज 120, लेकिन यहाँ एंगल जो है वो 60 है। यहाँ पे फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, K Q1 Q2 by R², R इज L। लेकिन एंगल दोनों के बीच क्या है बोलो, फोर्स ऑन C ड्यू टू A and force on C due to B. Angle is 60, so resultant force exact bisect. So this is a unit vector perpendicular to AB. This is a unit vector perpendicular to AB. Clear or not? तो इस तरह से इस डायरेक्शन को लिख सकते, suppose n cap, तो n cap is a unit vector perpendicular to AB. What is resultant force on charge kept at C? तो FCA plus FCB. So what is FC? Root of FCA square FCB square 2 FCA FCB, cosine of angle between them cos 60, cos 60 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाफ 2 कट, ये सभी का वैल्यू सेम है, तो आप FCB की जगह FCA डाल दो, ठीक है। तो FCA square FCA square FCA square root of 3 FCA square, तो root 3 FCA. What is FCA? 1/4 pi epsilon 0 q square by L square। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो √3/4। समझ में आ रहा है, क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। डायरेक्शन क्या होगा, n cap, n cap is a unit vector perpendicular to AB, clear, passing through center perpendicular to AB, so unit vector along the direction bisecting BCA, bisecting BCA, n cap। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम 1.8 नेक्स्ट वीडियो से हम देखें, ठीक है।